हाय मनोज सर, कैसे हैं आप? I'm absolutely good here, and it's really exciting to see that पुराने colleague के साथ बैठ के we are discussing on a topic which we used to do, राइट. and I'm really excited about this. Thank you very much, first of all, for allowing, or let's say giving me opportunity to contribute wherever you believe that I am expert. नो नो, एब्सोल्युटली सर. मेरे को याद है मेरी फर्स्ट जॉब जो थी वो आप ही के साथ थी. राइट, यू वर माय फर्स्ट बॉस टू बी ऑनेस्ट. एंड बहुत कुछ सीखने को मिला था. एंड वो कहीं ना कहीं ये कनेक्शन था हमेशा से ही. और रोबोटिक्स फील्ड वैसे भी बहुत फैसिनेटिंग है. और Absolutely. आपकी इनसाइट्स उसके ऊपर और ज़्यादा फैसिनेटिंग हो जाती हैं. तो मेरे को था कि मनोज सर को तो बुलाना ही बुलाना है. रोबोटिक्स की अगर मैं किसी से बात सुनना चाहूँगा तो वो उन्हीं से सुनना चाहूँगा. Got it. तो बात करते हैं, शुरू करते हैं. और पहले ये समझते हैं कि ऑडियंस को अगर मैं बताना हो कि इंडस्ट्रियल रोबोट, सब लोगों को रोबोट सुनते ही ना वो एक चार Yes. चलने वाला एक इंसान Giant दिखता robot है. जो हम हाँ. अपने टाइम में हाँ. देखते थे. तो लोगों को पता नहीं है कि रोबोट कितने टाइप के होते हैं. तो पहले Yes. तो आप अगर ये बताएं कि रोबोट एक्चुअली में इंडस्ट्रियल रोबोट होता क्या है और वो क्या करता है. राइट. सो मैं अगर ऑडियंस पॉइंट ऑफ बात करूं तो इंडस्ट्रियल रोबोट अपने आप में इट्स ए अनदर काइंड ऑफ मशीन. सो दिस इज अ सिंपल मशीन विच इज कैटेगराइज एज ए इंडस्ट्रियल रोबोट, एंड दे आर इन डिफरेंट सब कैटेगरीज. इंडस्ट्रियल रोबोट के अंदर वो है वो इक्विपमेंट्स या वो मशीन्स जस्ट लाइक CNC मशीन्स और आपके दूसरे इक्विपमेंट्स जो हार्डवेयर जो आप यूज़ करते हैं फ्लोर के इंडस्ट्रियल फ्लोर के ऊपर, ये एक इंडस्ट्रियल फ्लोर के ऊपर यूज़ होता है. एंड इसमें दे आर काइंड ऑफ मैनिपुलेटर लगते. एप्लीकेशन बिल्ड होने के बाद ये बड़े फैंसी लगते हैं. पर्टिकुलर एप्लीकेशन, लेजर कटिंग, लेजर वेल्डिंग, स्पॉट वेल्डिंग, उन सब के अंदर ये ऐसी चीज़ें आ रही होती हैं. एंड दिस इज हाउ इट मूव. सब कैटेगराइजेशन में यस देर आर वेरिएंट्स विच कीप ऑन चेंजिंग अलोंग विद टाइम. सो हमारे टाइम से 2006 के बाद से अगर मैं देखूं तो इवन इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रोबोटिक्स ने इसके अंदर बहुत सारी सब कैटेगरीज को इवॉल्व हुआ है. देर आर लॉट ऑफ कैटेगरीज विच आर बीइंग एडेड, जस्ट लाइक कोलैबोरेटिव रोबोट. उस वक्त तक ये डेफिनेशन भी एग्जिस्ट नहीं करती थी. लाइक सर्विस रोबोटिक्स, उस वक्त एक बहुत छोटी सी कैटेगरी थी. नाउ इवन इन सर्विस रोबोटिक्स देर आर डिफरेंट एप्लीकेशन एरियाज जहाँ पर ये AMRs एक एडिशनल कैटेगरी उसके अंदर आ गई. सो ये एज ए लेमैन मैं ये कहूँगा कि एक मशीन है ये, जस्ट लाइक अनदर मशीन ऑन द शॉप फ्लोर. ये मशीन एक पर्टिकुलर काम करती है और दे हेल्प्स to perform your activities on the shop floor, which are exclusive and specialized. मतलब अगर Categories, मैं हाँ, अगर मैं मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं जैसे, ठीक है, और मैन्युफैक्चरिंग में भी हम बात करते हैं गाड़ी, yes, कार जो बनती है, राइट, yes, वो सबसे सारे लोग रिलेट कर पाएंगे उससे. yes. तो एक गाड़ी बनाने के लिए, ठीक है, कोई हमने तो बहुत गाड़ियों के टाइम पे बहुत काम किया हुआ, राइट, आपने बहुत काम किया है. Yes. तो एक गाड़ी बनाने के लिए कहाँ कहाँ पे रोबोट यूज होता है. Got it. So अगर हम देखते हैं गाड़ी बनाने के लिए जनरली ये सब डिपेंड भी करता है कि आप कितने वॉल्यूम पे वो बना रहे हैं. अगर आपका वॉल्यूम है कि आप बहुत ही नीश कार बना रहे हैं, देयर आर स्टिल कंपनीज ग्लोबली वो इतना प्रिसाइज और नीश प्रोडक्ट बनाते हैं कि उनका वो टोटल साल के अंदर वॉल्यूम है लेट्स से 500 यूनिट बनानी है टोटल मुझे. एंड दोज आर हाई लग्जरियस कार. उस केस में आपको इसका यूजेस कम मिलेगा. लेकिन जहां पर आप हाई वॉल्यूम की बात करते हैं, मास प्रोडक्शन की बात करते हैं, वहां पर देयर आर मल्टीपल एप्लीकेशन लाइक फर्स्ट विच इज इनटू ऑटोमोटिव इंडस्ट्री इज स्पॉट वेल्डिंग. स्पॉट वेल्डिंग ग्लोबली एवरीवेयर बिकॉज यू आर वेल्डिंग मेटल टू मेटल एंड दीज आर डन बाय स्पॉट वेल्डिंग. पहले बताइए होता क्या है. ओके, स्पॉट वेल्डिंग में कहता है आपकी लेमैन पॉइंट ऑफ व्यू देयर आर टू इलेक्ट्रोड्स जो एक साथ आती हैं. बीच में जो भी मेटल है जिनको आपको ज्वाइन करना है वो दोनों पार्ट्स आपस में आते हैं. आप उसको एक पर्टिकुलर प्रेशर अप्लाई करते हैं एक इलेक्ट्रोड से, एक से आप होल्ड करते हैं, उसके अंदर करंट रोटेट करता है. जब करंट उसके अंदर से मूव करता है तो उन दोनों के बीच में देयर इज ए फ्यूजन प्रोसेस. तो दोनों मेटल फ्यूज हो जाते हैं और वो आपस में वेल्ड हो जाते हैं. ये स्पॉट वेल्डिंग होगी. दिस इज स्पॉट वेल्डिंग. द अनदर वन इज मिग वेल्डिंग. जी, MIG welding is another large application area. Spot welding and MIG welding are the two key areas जो आपको किसी भी, अगर आप एक 2 लाख कैपेसिटी की कार भी आप बनाना चाहेंगे तो आपको मिनिमम ये दो के अंदर तो आपको यूटिलाइज करना ही करना है. Now other than that there can be assembly robots. Now because introduction of collaborative robot, then you have additional application कि आप इंस्ट्रूमेंट पैनल को कैसे आप माउंट कर रहे हैं,
आप उसकी विंडोज को कैसे माउंट कर रहे हैं, आप उनके डिफरेंट होलोग्राम्स या वो सब चीज़ें आप कैसे माउंट कर रहे हैं. यू कैन डू ग्लूइंग, यू कैन डू असेंबली ऑफ सर्टेन एप्लीकेशंस. इवन एट द एंड जब पूरी कार का स्ट्रक्चर बनता है बिफोर पेंट, उस वक्त भी आप उसकी पूरी बॉडी को आप कैलिब्रेट करते हुए आप उसको देखते हैं कि प्रिसाइज कि आपका ये स्पॉट यहाँ पर ही था, दिस इज द एक्यूरेसी. वो सब मॉनिटरिंग भी आज के टाइम में रोबोट्स के साथ में होती है. सो डिपेंडिंग ऑन वॉल्यूम, कितना वॉल्यूम आपको कैटर करना है, आप उसके अंदर से ये सारी एप्लीकेशंस ऐड करते चले जाते हैं. वेदर इट्स एंट्री लेवल प्रोडक्ट और वेदर इट्स ए प्रोडक्ट ऑफ लेट्स से 50 lakhs, प्रोडक्ट ऑफ 40 lakhs, डिपेंडिंग ऑन उसकी क्या जरूरत है, एप्लीकेशंस आर पॉसिबल और वो की जाती है. एक गाड़ी को बनाने में, ठीक है, बहुत फैसिनेटिंग क्वेश्चन ये रहता है लोगों का कि यार 300-400 रोबोट लग जाते हैं एक एक प्रोडक्शन लाइन में. आई थिंक 350, 400, 500 भी प्रोडक्शन लाइन में रोबोट लग जाते हैं, राइट. बिल्कुल. पूरी प्रोडक्शन लाइन का आउटपुट एक गाड़ी, अगर मैं बोलूँ सीधे भाषा में, कितने सेकंड में बन के आ जाती है? Generally, this is also defined by the plant team. कि मार्केटिंग की टीम ये डिफाइन करती है कि हमें कितना साल के अंदर हमारा ये प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट हम कितना एक साल के अंदर कितना हम मार्केट को दे सकते हैं, सेल कर पाएंगे. हाँ. तो उस सेल के हिसाब से बैकवर्ड कैलकुलेशन की जाती है. उस कैलकुलेशन में यूजर ये बोलता है टू देयर लाइन बिल्डर और सिमुलेशन टीम, उनको ये बताया जाता है कि मुझे ना साल के अंदर इतना वॉल्यूम चाहिए. एक्सपेक्टेड ये है आज के टाइम में 1 मिनट से कम टाइम के अंदर एक गाड़ी वॉल्यूम वाइज बाहर एक निकल गाड़ी जाती है. Yes. 1 मिनट से कम टाइम में Yes. बाहर आ जाती है बाहर आ मैन्युफैक्चरिंग लाइन से. Yes. 1 मिनट तो हमें बात करते हो जाते हैं ऐसे. अब मैंने क्वेश्चन This is how पूछने it's being में designed. 1 मिनट लगा दिया, 1 मिनट में गाड़ी बन जाती है, Yes. राइट. और हम सो व्हेन आई से गाड़ी बन जाती है, वो ये नहीं पॉइंट 1 से लेके और जो Point निकलती है वो 1 मिनट से कहीं ज्यादा समय होता है. हाँ. इफेक्टिवली हर 1 मिनट में एक गाड़ी आपको बाहर आ रही है. आउटपुट बोलते हैं जिसको, Output लाइन का. जिसको बोलते हैं. Yes. आई थिंक यही सेम चीज वॉशिंग मशीन के केस में शायद 6 सेकंड 7 सेकंड्स के आसपास Absolutely, है, बिल्कुल हो राइट. सकती है. हर 6 या 7 सेकंड में एक वॉशिंग मशीन बाहर आ जाती है प्रोडक्शन लाइन पे, राइट. मतलब सोचने की बात बहुत, ये बड़े आसानी से बोल रहे हैं हम ये बात Yes, कि 6-7 सेकंड में वॉशिंग मशीन बन जाती है. 6-7 सेकंड में तो क्वेश्चन पूरे नहीं क्वेश्चन होते, पूरे नहीं होते. हाँ. एब्सोल्युटली राइट. राइट. तो और जब ये लाइन प्रोडक्शन लाइन बनाई जाती है, ठीक है, और एक तो हो गया कि मार्केटिंग टीम ने बोला कि यार हमें इतना आउटपुट जनरेट करना है, यस. तो प्रोडक्शन लाइन आप उस हिसाब से रेडी करो. बट प्रोडक्शन लाइन बनाने के टाइम पे और क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखी जाती हैं रोबोटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से? कोई ऐसी चीज़ है जो बहुत चैलेंजिंग होती है, जो एप्लीकेशंस, मान लीजिए कोई ऐसी एप्लीकेशन जो रोबोट आपको भी नहीं लगता था कि रोबोट बना पाएगा या कर पाएगा, और वो हो गई? वर देयर एनी एक्साइटिंग एप्लीकेशंस? सी फर्स्ट टाइम जो एप्लीकेशंस होती हैं वो सारी एक्साइटिंग ही होती Right. हैं. एंड उस वॉल्यूम को कैटर करने के लिए, उस लेवल की सेफ्टी को इंटैक्ट करने के लिए, उस लेवल की रिपीटेबिलिटी उस प्रोडक्ट के अंदर बिल्ड करने के लिए ये जरूरी हो जाता है कि आपको एक टाइप का प्रोडक्ट हर बारी वैसे ही मिलेगा एंड विद दिस ऑल काइंड ऑफ सेफ्टी इन प्लेस. दैट दोज काइंड ऑफ रिपीटेबल जॉब कैन ओनली बी डन बाय those kind of machines which we call them as a robot. Because humans का एक काम है, for humans their work is not to do all those things. Their work is to operate these robots. This is what I strongly believe. हम उसको परसेप्शन में लेके चलते हैं कि ये आदमियों को रिप्लेस कर रहा है, पर मेरा ये मानना है कि ऐसा बहुत बोला जाता है कि रोबोट जॉब खा जाएगा. yes, या अभी एआई के केस में भी बोला जाता है कि लोगों की जॉब चली जाएगी. absolutely आपको लगता है अगर ये रोबोट ना हो तो मैन्युफैक्चरिंग हो सकती है? नहीं हो सकती. रोबोट नहीं, आप रोबोट का नहीं होने का मतलब है कि जिस मास लेवल की प्रोडक्शन आप चाहते हैं प्रैक्टिकली वो पॉसिबल नहीं होती. और अगर मास लेवल पे प्रोडक्शन नहीं होगी तो कॉस्ट हाई होगी. एब्सोल्युटली. वो कॉस्ट हाई होगी तो बिकेंगी नहीं गाड़ियां. एब्सोल्युटली. और वो जो उसके अराउंड पूरी इंडस्ट्री बनती है, यस, जो जॉब्स क्रिएट होती है, जो इकोनॉमी फ्लरिश करती है, वो नहीं हो पाएगी. एब्सोल्युटली. सो इट इज बेसिकली एसेंशियल फॉर अस टू डिप्लॉय दीज रोबोट्स इन ऑर्डर टू क्रिएट एन इकोनॉमी. दिस इज जस्ट लाइक हमारे टाइम में जब हम कॉलेज से पास आउट होने से थोड़ा पहले थे, 90s की मैं बात कर रहा हूँ, कंप्यूटर्स की इंट्रोडक्शन के ऊपर ये बोला जाता था कि कंप्यूटर्स आएंगे तो लोगों की जॉब खतरे में आ जाएगी, वो क्या करेंगे, सारे काम कंप्यूटर से होने लग जाएंगे. नाउ कैन यू इमेजिन द काइंड ऑफ इकोनॉमी राइट नाउ वी आर हैंडलिंग? कैन वी डू दैट मैनुअली व्हेन आवर बैंक्स वर ऑपरेटिंग, मैनुअली आप रजिस्टर में लेजर बनाते थे. यू कांट डील विद दैट. आई मीन यू कांट हैव कि आज के दिन में इंडिया एज इकोनॉमी मेरा कितना जीएसटी का खड़ा हुआ है जो मुझे पे करना है, प्रैक्टिकली इट्स नॉट पॉसिबल. करेक्ट. तो इकोनॉमी ऑफ स्केल अलाउज दैट.
सेम वे दिस इज इन प्रोडक्शन। मेरा ये मानना है, फोर्जिंग इंडस्ट्री में हम लोगों ने ट्रैवल किया है और मुझे बहुत अजीब लगता था, नॉट ओनली शेयरिंग अबाउट कि किस तरह के काम वो लोग करते हैं Inhuman conditions। इनह्यूमन कंडीशंस में। मैं बड़ा हैरान था उसके ऊपर। थोड़ा बताओगे उसके बारे में डिटेल में? या इट्स, आप देखेंगे तो जितनी भी फाउंड्रीज हैं ग्लोबली, फाउंड्रीज बताइए पहले, लोगों को फाउंड्रीज नहीं पता होंगे हो सकता है। फाउंड्रीज के अंदर क्या होता है, आप एक पर्टिकुलर जैसे कार मैन्युफैक्चरिंग के अंदर आप उसको असेंबल कर रहे हैं, आप मिग वेल्डिंग कर रहे हैं, स्पॉट वेल्डिंग कर रहे हैं। फाउंड्रीज के अंदर एक दूसरा प्रोसेस होता है जिसके अंदर आप मेटल को आप क्या करते हैं, मेल्ट करते हैं और मेल्ट करने के बाद एक पर्टिकुलर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, उसको एक शेप देते हैं। उसको एक शेप देते हैं। ये फाउंड्रीज के अंदर आप क्या करते हैं, आप मेटल है, वेदर इट्स कास्ट आयरन, वेदर इट्स एल्युमिनियम, डिपेंडिंग ऑन कि आपको क्या पार्ट बनाना है, राइट। तो उन्हीं को सपोर्ट करने के लिए टीयर इंडस्ट्री का पूरा एक फाउंड्री का एक सेगमेंट है। हर गाड़ी के अंदर जो इंजन लगता है वो फाउंड्री से बाहर आता है। हर गाड़ी के अंदर जो इंजन के अंदर उसके पार्ट्स लगते हैं, दे आर कास्टेड। सो अदर यू आर डूइंग, ये सब फाउंड्रीज के अंदर आपका ऑपरेट होता है। यानी कि हर फाउंड्री के अंदर मैं कहूंगा तो इंडिया में अगर राइट नाउ लेट्स से 10 मिलियन टू व्हीलर बनते हैं तो एटलीस्ट उसमें 50 मिलियन उसके अंदर आपके कास्टेड पार्ट्स होंगे जो किसी न किसी फाउंड्री से बन के आ रहे हैं। Now we are catering that level of volume from foundries. अब फाउंड्रीज में क्या है, देयर आर कंडीशंस जो आप मेरे से पूछेंगे तो लोगों को इनफैक्ट पता भी नहीं होता कि उन फाउंड्री के अंदर वो काम कर रहे हैं। और मैं सोच के बड़ा हैरान था कि क्या मैं अपने बच्चे को या क्या मैं उस फाउंड्री में काम करूंगा, तो शायद नहीं। और वो लोग वहां काम करते हैं एंड यू नो अलोंग विद टाइम बिकॉज ऑफ दोज कंडीशंस हालत ये होती है कि उनको 10, 15, 20 सालों में वो बोलते हैं कि मेरा बेटा वहां काम करता था, उम्र के हिसाब से बीमारियां हुई और वो स्वर्ग सिधार गए। बट एक्चुअली में बैकग्राउंड में उनको भी नहीं पता होता कि वो जिस एनवायरनमेंट में कॉन्स्टेंटली ऑपरेट कर रहे थे, लाइक आप फाउंड्रीज में क्या करते हैं, आप बफिंग करते हैं। अब देखने में हमें मिरर बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मिरर की बफिंग करनी पड़ती है, उसका जो प्लास्टिक का पार्ट है उसका बफिंग करना पड़ता है, कास्टिंग के पार्ट है उनको क्लीन करना पड़ता है। ये सारे ऑपरेशन इन ह्यूमन कंडीशंस के अंदर और वो भी वो हो रहे होते हैं हाई टेम्परेचर पे। कुछ जगह टेम्परेचर ज्यादा होता है, कुछ जगह टेम्परेचर कम होता है। मैं तो ये कहता हूँ उसका जो डस्ट है, आई कॉल देम एज किलर डस्ट। वो बिल्कुल वही किलर डस्ट है जो आपको बाहर एनवायरनमेंट में दिखता है, वो एनवायरनमेंट आप इनहेल करते हैं 10, 15, 20 सालों के अंदर आपकी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स, जस्ट लाइक जिसको आजकल हम पोल्यूशन के पैरामीटर करते हैं, वो इन इंटरनल पैरामीटर्स को वो डील कर रहे होते थे 24 घंटे, जितने भी दिन वो शिफ्ट कर रहे हैं। तो जितनी भी आपको क्रोम प्लेटिंग यू नो ये सब पार्ट मिलते हैं, हर जगह पे बफिंग, ग्राइंडिंग और ये सारी एप्लीकेशंस वहां होती हैं। मेरा ये मानना है ये लोगों का काम नहीं है, इंसानों का ये काम करना नहीं है। इंसानों का काम है कि वहां पर उन मशीनों को वो ऑपरेट कर सकें उस कंडीशन के अलावा। वो अब ये कंडीशन आई डोंट सी कि ये शायद कोई भी जिसको ये पता होगा वो वहाँ अपने किसी भी नज़दीकी आदमी को या खुद से वहाँ काम करना चाहेगा। और जो मुझे लगता है कि जहाँ मैं अपने परिवार के लोगों को नहीं भेज सकता, दैट मीन्स दिस इज इनह्यूमन कंडीशन एंड वी मस्ट एंश्योर इट कि वहाँ पर इस तरह की मशीनें इम्प्लीमेंट हो और वो सारी प्रोडक्शन, आपको प्रोडक्शन भी देनी है, आपको मासेस को कैटर भी करना है। मैं सिर्फ गाड़ी ही नहीं कहूँगा, और बहुत सारे आपके एप्लीकेशन एरियाज हैं जिनके अंदर आपके जो जितने भी इक्विपमेंट्स हैं, चाहे हम कॉलर माइक हम लगा रहे हैं, चाहे हम कैमराज लगा रहे हैं, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं उस मास प्रोडक्शन से निकल के आ रही हैं एंड देयर आर लिमिटेशन एंड कंडीशन टू दिस। आपने एप्लीकेशंस की बात बोली, एक बहुत फैसिनेटिंग एप्लीकेशन है जिसपे मैंने भी थोड़ा सा काम किया था। अच्छा। और वो है प्रेम मंदिर। यस। राइट, जिसको कुका रोबोट ने बनाया था। राइट, उसकी स्टोरी क्या थी वो बताइए आप। सो आज से 2000 उसमें एक्चुअली में मैं आपको बताऊं तो उस वक्त कुका रोबोट किसी हमारे इटालियन यू नो सिस्टम इंटीग्रेटर ने वो एक पूरा सोल्यूशन वहां पे दिया गया था और कुका ने बाद में उसको सपोर्ट कर दिया था, बिकॉज कुका की यहाँ सब्सिडी प्रैक्टिकली जब इंडिया में आई तो वहां पर जो एप्लीकेशन थी वो थी कार्विंग की। सो वहां वो क्या करते थे, स्टोन का एक आपका लार्ज ब्लॉक है जिसको आज हमारे जो अगर आप अजमेर जाएंगे या मूर्ति बनाने वाले लोग, अब उनका एक कांस्टेंट काम है कि वो एक पर्टिकुलर शेप देंगे, पहले बड़ा पीस है उसके अंदर छोटे पीस काटेंगे। जैसे आज हो सकता है कि मंदिर बनाने में, मस्जिद गुरुद्वारे बनाने में जो भी आप कार्विंग करते हैं
तो वो सारी चीजें स्टोन के ऊपर या डिफरेंट इक्विपमेंट्स के ऊपर, राम मंदिर में वो स्टोन के ऊपर किया गया था, तो स्टोन के बड़े ब्लॉक हैं उनके ऊपर आया, 3D मॉडल से आपने उसको स्कैन किया, उस 3D स्कैन किए हुए मॉडल को आपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कन्वर्ट करके उस मशीन में यानी कि रोबोट में आपने डाला, उसके ऊपर ड्रिलिंग मशीन लगा के आपने वो कार्विंग प्रिसाइज वो करता जा रहा है, वो 24 घंटे काम कर रहा है, आपको एक्यूरेटली जो आपकी रिकॉर्डेड 3D विजुअल था जो 3D विजुअल जो था सेम बनेगा, उसको सेम आपने वैसे कैसे बना दिया। तो बेसिकली प्रेम मंदिर की जो सारी दीवारों की जितनी भी कार्विंग दीवारों की जो कार्विंग है, आप जो देखेंगे, मूर्तियां बनी हुई है जो वो मूर्तियां रोबोट ने बना के बनाई है। वो रोबोट की द्वारा बनी हुई है। लोगों को, काफी लोगों को पता नहीं होगा ये नहीं बिल्कुल भी पता। कि रोबोट मंदिर भी बना सकते हैं, एब्सोल्युटली, कि यहाँ तक इस लेवल तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या रोबोटिक्स पहुंच चुका है आज की डेट में। यस आपने एक और वर्ड यूज किया था, AMR AGV, राइट? यस अब इंडस्ट्रियल रोबोटिक्स के अंदर एक और सेगमेंट है AGV का। यस। AGV क्या होता है और उसका यूज केस क्या होता है, एप्लीकेशन क्या होती है? देखिए जैसे से अभी हम इसको अगर कोरिलेट करते हैं तो ये कह सकते हैं कि ये एक फैक्ट्री के अंदर की टेस्ला है। अच्छा, सो टेस्ला कार विच इज मूविंग इन ए ऑटोनोमस मोड ऑन द हाईवेज एंड रोड्स, ये भी एक व्हीकल है जिसके दे आर ऑपरेटिंग विद व्हील्स, और वो फैक्ट्री के अंदर मटेरियल एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे जो डिफाइन की गई है वहां उसको मूव करें। मैनुअली पहले आप बड़ी बड़ी ट्रॉलीज को आप मटेरियल मूव करने के लिए ऑपरेटर्स जो उसमें वहां पर प्लांट में काम करते हैं उसको मूव करते हैं। अच्छा, इस केस में क्या है, यहां पर आपको सेम वही ट्रॉली है, उस ट्रॉली के अंदर देयर इज ए नेविगेशन सिस्टम, यानी कि आपके पास डैशबोर्ड उसको क्लियर बताया कि इस वक्त मैं कहां पर हूं और मुझे किस लोकेशन पे जाना। आप जो डिफाइन करते हैं उस गाइडेड पाथ के ऊपर वो ऑपरेट करता हुआ पॉइंट 1 टू पॉइंट 2 मटेरियल को मूव करने के लिए करता है, और उसको हम AGV कैटेगरी बोलते हैं, ऑटोनोमस गाइडेड व्हीकल। सो ये जो गाइडेड व्हीकल्स है, सो ब्रॉडली अगर हम कहेंगे तो ये गाइडेड व्हीकल की एक कैटेगरी है। उसमें सब कैटेगरी के अंदर आप उसको बोल सकते हैं कि ये AGV है, बिकॉज इसमें लाइडर सेंसर है या नहीं है, कितने कैमरा लगे हैं, नंबर ऑफ डिपेंडिंग ऑन नंबर ऑफ सेंसर्स इन दीज प्रोडक्ट, सब कैटेगराइज कि इसको हम AMR बोलेंगे या इसको हम AGV बोलेंगे, इसको हम बारकोड वाला AGV बोल सकते हैं आप। सो देयर आर डिफरेंट सेंसर्स, उसके हिसाब से आप फर्दर उसको कैटेगराइजेशन करते हैं। सबसे ज्यादा यूज कहाँ होते हैं आज के टाइम में जिसको हम बोलते हैं डिजिटल इकोनॉमी एंड यू नो सप्लाई चेन, अमेजन, गूगल, वेयर हाउसेस? उनके जितने भी वेयर हाउसेज हैं उन सब वेयर हाउसेज में इनके एब्सोल्युटली साल दर साल ये लगा दिए गए हैं, ताकि जैसे ही आप कभी अमेजन एप्लीकेशन से आप ऑर्डर प्लेस करते हैं, इट गोज टू द यू नो देयर सर्वर, फ्रॉम सर्वर इट गोज टू ए यू नो देयर सप्लाई चेन सिस्टम के अंदर इंटीमेशन जाता Warehouse पे, है, हाँ। वेयर हाउस पे गया, वेयर हाउस से आप जैसे ही वो इन्फॉर्मेशन आती है तो वहां पर वो पर्टिकुलर AMR किस स्लॉट के अंदर किस लोकेशन के ऊपर ये कंपोनेंट कौन रखा सा है वहां सामान वो पड़ा है। जाता है, उस जगह पहुंचता है, वहां से भी आप ऑटोमेटिकली वो पिक करता है या ड्रॉप करता है एंड इट ब्रिंग इट बैक टू द ऑपरेटर। इनफैक्ट ऑपरेटर के पास भी आप वहां पर भी ऑटोमेशन का एक लेवल आ चुका है जहां पर आप वो इंस्टेंटली पैकिंग कंडीशन के अंदर फाइनली अवेलेबल हो जाता है, एंड देन इट इज डिस्पैच्ड डायरेक्टली गोज टू वेयर इट्स रिक्वायर्ड। एंड मैं सोचता हूँ कि वाई इट्स अ नीड। आप कोरोना के टाइम में आप देखेंगे तो दुनिया जब घरों के अंदर बंद थी तो उस टाइम में कहीं ना कहीं ये सारे प्रोडक्ट थे जो काम कर रहे थे 24 घंटे। और आपको लगता है कि जिस स्पीड पे ई-कॉमर्स, वेयर हाउस की बात करते हैं, चलो आपने एक अमेजोन का एप्लीकेशन का बताया, राइट? जिस स्पीड पे इंडिया का ई-कॉमर्स इस टाइम पे ग्रो कर रहा है, विदाउट हैविंग AMRs, ऑटोमोटेड गाइडेड व्हीकल्स बोल लीजिए, कुछ भी बोल लीजिए, उसके बिना ये पॉसिबल है? देखिए क्योंकि स्केल आपके पास काफी बड़ा है इसका, तो मुझे ये लगता है कि इस पर्टिकुलर वेयर हाउसिंग में जब तक हम इस लेवल की ऑटोमेशन बिल्ट नहीं करेंगे, यूजर को एक्सपीरियंस होगा। आज मेरा ये एक्सपीरियंस है कि आज मैं जो प्रोडक्ट अभी बाय करने वाला कल आ हूं जाए मेरे एप्लीकेशन से पास। मेरे पास अगले 4 घंटे में डिलीवर हो, हाँ, जस्ट लाइक ब्लिंकिट कि आप 10 मिनट में आपके पास डिलीवरी हो। नाउ दोस सच काइंड ऑफ थिंग्स आर ओनली पॉसिबल when you have those automation in place, because conditions, हालात, बारिश, you know, and you know कोरोना और कोई दूसरी महामारी, ये सब चीजें चलती रहेंगी। उस बीच में ये ऑटोमेशन उसको सपोर्ट करता है कि वो चीजें यूजर को एक अच्छा एक्सपीरियंस देने के लिए, टाइम पे डिलीवर करने के लिए अवेलेबल हो। प्रैक्टिकली सच मशीन्स आर द बेस्ट सुटेड थिंग्स राइट नाउ टू डू दैट। और सब इंडिया में इस टाइम पे कितनी बड़ी मार्केट है इंडस्ट्रियल रोबोट्स की एंड AMRs की? मैं अगर इसको कहूँ तो AMRs की जो मार्केट है बिकॉज ऑफ वेयर हाउसिंग, आई थिंक मैं पहले ग्लोबल पर्सपेक्टिव में आपको बताता हूँ, कम से कम
30% CAGR के हिसाब से ये अगले 7-8 साल तक मूव करता रहेगा. एंड फॉर इंडिया, बिकॉज इंडिया में जो कंज्यूमर्स हैं, जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग जो प्रोडक्शंस थी उसके कंपैरेटिवली अगर हम देखेंगे, वेयर हाउसिंग which is much more going to be higher than as compared to our manufacturing sector, just because of hardware. There are other dynamics related to this. So ये जो चीज़ है वेयर हाउसिंग, ये बहुत ही ड्रास्टिक तरीके से एक्सपोनेंशियली मोड के अंदर ये ऑपरेट होती जा रही है. द काइंड ऑफ सप्लाई चेन पॉलिसी इन प्लेस, काइंड ऑफ डिजिटलाइजेशन इन प्लेस, बिकॉज ऑफ दैट ये वेयर हाउसिंग एंड द ऑटोमेशन रिलेटेड टू वेयर हाउसिंग, ये सारी चीज़ें इसको एज कम्पेयर टू मैन्युफैक्चरिंग, आई थिंक देयर विल बी मच हायर ग्रोथ than expected. Yeah. ये तो आई एम अज्यूमिंग अ लॉट ऑफ दीज इंडस्ट्रियल रोबोट्स या AMRs, इनके काफ़ी पार्ट्स होते होंगे जो इंडिया में नहीं होंगे या बनते नहीं होंगे. अभी मैन्युफैक्चरिंग या सप्लाई चेन का कैसा सिचुएशन है इंडिया में इसका? देखिए, अगर मैं कंपोनेंट लेवल पे बात करूं या मैं प्रोडक्शन लेवल पे बात करूं, आई थिंक इफ यू कैन रिलेट, देयर वर डेज 2007 में मैं जब ग्लोबल फिगर देखते थे कि इंडिया में कितने इंडस्ट्रियल रोबोट बिकते हैं, उस वक्त AMR की डेफिनेशन ऑफिशियली नहीं बनी थी, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीजें यूज जरूर होती थी. तो उस टाइम में इट वाज सम करीब 1000 से 1500-1200 रोबोट के बीच में पूरी इंडिया की मार्केट, पूरी इंडिया की इंडस्ट्रियल रोबोट की मार्केट थी. मुझे याद है मेरा टारगेट उसमें से 15 हुआ कि तुझे 15 बेचने, तुझे 15 बेचने. एंड वी कंसीडरिंग के रिस्पेक्ट, नाउ दोज वर days of 2007, 8, 9, right? Now today we are standing at 2023. हम उस दिन से लेके आज तक हम 6000 से 7000 इंडस्ट्रियल रोबोट की मार्केट अलग अलग फॉर्म में हम कह सकते हैं कि इंडिया की बनी है. एज कंपेयर टू द डेवलप्ड वर्ल्ड ड्यूरिंग दोज डेज, चाइना में उस वक्त करीब 6 से 7000 रोबोट पर ईयर की टोटल मार्केट थी जब हमारे 1000 थे. जब हमारे 1000 थे. इन बीते सालों के अंदर 2023 में आज चाइना इज द लार्जेस्ट मार्केट, मतलब फॉर द वर्ल्ड. अब आप सोच सकते हैं कि किसी भी प्रोडक्शन को ग्लोबल लेवल पे सप्लाई करने के लिए आपको ये जरूरी है कि आप अपनी मास प्रोडक्शन के लिए क्या तैयार हैं. उस मास प्रोडक्शन के लिए आप ये नहीं करते हैं तो ये प्रैक्टिकली आपके लिए पॉसिबल ही नहीं है. राइट. तो ये इतना बड़ा गैप है. और I think they reached to close to 200,000 robots. 2 लाख रोबोट्स, 2 लाख हमारे 6-7 हज़ार उनकी खुद की कंजप्शन, वो बनाते हैं, वो प्रोड्यूस करते हैं वहां से, और हमारे यहाँ की 6-7 हज़ार. So you can see that kind of difference, and this shows that we have a gap, and that gap is a enormous growth which is available. क्या रीजन है उस गैप का? उसका रीजन नजरिया, मैं उसको नजरिया कहूंगा. आज ग्लोबल एक्सपोर्ट को देखते हुए हम लोग सॉफ्टवेयर सर्विसेज को काफ़ी एक्सपोर्ट करते हैं. हार्डवेयर के अंदर हमारा उस लेवल का एक्सपोर्ट नहीं रहा. मैं देखता हूँ आसपास के जो भी कंट्रीज थे जो मास प्रोडक्शन में ये रहे, वो चाइना हो या कोरिया हो या जापान हो, उन सब के अंदर दे कुड सी दैट, उस नज़रिए में कि हमें जो हमारी इन्वेस्टमेंट्स करनी है प्रोडक्शन की, वो हम लेके चलते हैं कि 5 साल के अंदर और अगले 10 साल के अंदर मेरी मैन आवर कॉस्ट या पर्टिकुलर कॉस्ट कितनी रहेगी, वो उस नज़रिए से उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं. हमारे यहाँ से मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा एक व्यू हो सकता है, कि हमारे यहाँ पर हम लोग उसको इमीडिएटली आज जो है मैं उसको देख सकता हूँ. 5 साल बाद मुझे ग्लोबल बिजनेस करना है, अगले 3 साल बाद मैं दुनिया के हर कोने में मैं सप्लाई करूंगा. इस लेवल का प्रोस्पेक्टिव नजरिया जरूरी है. ये लेवल की इन्वेस्टमेंट्स प्लान करना और ये चीजें होना, वो मुझे ऐसा लगता है कि एक बहुत बड़ा गैप हमारे उस बीच में रह गया है, जो शायद अब हमें विजिबल हो रहा है कि हमें ये चीजें करने की जरूरत है. सेकंड इज टेक्नोलॉजी गैप. इट्स अ ह्यूज टेक्नोलॉजी R&D गैप व्हिच आई स्ट्रांगली बिलीव. एंड मोस्ट ऑफ, अगर मैं आज के टाइम में एक इंडस्ट्रियल रोबोट इंडिया में मैं बनाता भी हूँ, तो आई थिंक अदर देन सॉफ्टवेयर, मोस्ट ऑफ एंड सॉफ्टवेयर एंड ए फिजिकल स्ट्रक्चर, शायद ही कोई ऐसा बाहर की बॉडी शायद ही कोई ऐसा पार्ट हो. इसके अलावा देयर आर डेवलपमेंट्स गोइंग ऑन, पर अभी तक उसको ये कहें कि कोई मास प्रोडक्शन के लिए कोई प्रोडक्ट रेडी है जो ग्लोबली जाके बेच रहा है और उसकी एक सीजर ग्रोथ है. ऑफ कोर्स देयर आर 1 or 2 key players they are into this now,
they are still dependent. They are still dependent on lidar sensor. They are still dependent on motors. They are still dependent on drives. ये सारी चीजें आज भी हम import कर रहे हैं. तो until unless we have these key components manufacturing in India in place, we can't have our own product which can be produced to that cost, which can goes and beat other competition into the market. तो हम ये क्यों नहीं प्रोड्यूस या क्यों नहीं बना पा रहे इंडिया में? क्या रीजन, मेजर रोड ब्लॉक क्या है? इसमें मुझे ऐसा लगता है कि एजुकेशन लेवल के ऊपर ये जरूरी है कि इंस्टीट्यूशंस ये जो एक गवर्नमेंट या यूनिवर्सिटी या AICT उनके जो करिकुलम जब डिज़ाइन होते हैं उस टाइम में हम मिनिमम रिक्वायरमेंट डिफाइन करें. उसके अंदर ये डिफाइन करें कि इस तरह की टेक्नोलॉजी जो हमारे इंडिया एज ए कंट्री के लिए क्रिटिकल है अगले 5 साल में 10 साल में, विद दैट विजन वी मस्ट ऐड दोज टाइम ऑफ थिंग्स, ताकि बच्चे उस टाइम पे जब उनको जरूरत है ये सब चीजें अवेलेबल हो, उस तरह की टेक्नोलॉजीज के ऊपर लोग ध्यान देना स्टार्ट करें, उस तरह के एक्सपीरियंस से रिलेटेड और ये जो आपके सिलेबस हैं वो उसमें इंट्रोड्यूस हो और उससे रिलेटेड हार्डवेयर भी वो इसमें इंट्रोड्यूस हो. और इस पूरे इकोसिस्टम के अंदर ये जरूरी है कि आपके जो टॉप के इंस्टीट्यूशंस हैं इंडिया या Tier 2 Tier 3 इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें एक मिनिमम बाय डिफॉल्ट होना जरूरी है कि हमें अगले 5 साल में और 10 साल में ये की एरियाज हैं, वी आर इनटू AI, वी आर इनटू रोबोटिक्स, वी आर इनटू AMR, वो हम डिफाइन करके और उसको इमीडिएटली वी ब्रिज दैट विद द एजुकेशन सेक्टर. वो बहुत बड़ा गैप है आज हमारे यहाँ. तो अभी इंडिया का रोबोटिक्स या हार्डवेयर एजुकेशन सेक्टर की बात करें, अभी इस टाइम पे क्या है एजुकेशन इंडिया के हार्डवेयर में? सॉफ्टवेयर तो वी नो बहुत अच्छी अच्छी कंपनीज है, यस, बट हार्डवेयर का आपने बोला भी थोड़ा सा कि एजुकेशन में थोड़ी सी चैलेंज है. यस. इस टाइम पे इंडिया में सिचुएशन क्या है एग्जैक्ट? आई थिंक मैं इसको ये कहूँगा कि इंडस्ट्रियल रोबोट लेवल पे इफ आई पिक लेट्स से अगर हम टोटल 1500 बैचलर इंजीनियरिंग कॉलेज की अगर मैं बात करूँ 1500 से 2000 अगर मैं करूँ जहाँ पर बैचलर प्रोग्राम होता है या उस लेवल के ऊपर आई थिंक 30 to 40% इंजीनियरिंग कॉलेज होंगे जहाँ पर रोबोट एज ए मैनिपुलेटर पढ़ाया उनकी जाता है. लैब के अंदर शायद अवेलेबल है. अच्छा, बट इज इट रियली फंक्शनल? क्योंकि ये सब अवेलेबिलिटी अलग ये चीज बहुत होती है. सारे नजरिए हैं जो इसके अंदर एक्चुअली इंट्रोड्यूस होते हैं बिकॉज आपकी फैकल्टी का डेवलपमेंट प्रोग्राम जो हमारा लास्ट वो रहा कि फैकल्टी क्या वो आज की टेक्नोलॉजीज के लिए रेडी हैं जो इंडस्ट्री को चाहिए. सो वन इज फैकल्टी, सेकंड इज लैब एंड clear focus from the government, from the top of the body of जो इंडिया की है, AICT कहें चाहे आपकी यूनिवर्सिटीज कहें, ये कि हमें इनकी एरियाज के अंदर वी हैव टू कीप ऑन इन्वेस्टिंग, वी हैव टू कीप ऑन एडिंग. वो हार्डवेयर में वो फोकस आप मुझसे पूछेंगे तो आज के दिन नहीं है बिकॉज शायद उनको ऐसा लगता है कि ये इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम जो वो लैब्स में लगाते हैं. हार्डवेयर इज ए ह्यूज कॉस्ट बट until unless you do it, उसका you दूसरा can't get रीजन it. ये भी है ना कि जो प्लेसमेंट्स के लिए आते हैं लोग, वो भी मोस्टली सब सॉफ्टवेयर प्लेसमेंट्स के लिए आते हैं. जी. तो उनको लगता है कि जब डिमांड उसकी है तो उसी पे फोकस करो. Yes, I think strategically it's important that कि सॉफ्टवेयर के अंदर because you have a demand, वो इंडस्ट्री का बहुत सारा आप एक्सपोर्ट करते हैं उनकी सर्विसेज को, उसके कारण से उनकी एक डिमांड है. एंड स्टिल हार्डवेयर इज ए ह्यूज डिमांड फॉर अस. आज आप देखिए ना आप कितनी चीजें इंपोर्ट कर रहे हैं, उन सब से रिलेटेड टेक्नोलॉजी और वो सब हमारे पास उस लेवल की अगर अवेलेबल है तो हम यहाँ से ही बनाते हुए बाहर दुनिया को एक्सपोर्ट कर सकते हैं. एंड दीज आर क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज, दीज आर नॉट टेक्नोलॉजीज की हाँ हमें जरूरत है, जरूरत है मैं ये बोल सकता हूँ. आप रॉकेट बनाना चाहें, आप इसरो के स्पेशल वेल्डिंग प्रोसेस और उन सब चीज़ों में आप देखेंगे कहीं ना कहीं ये टेक्नोलॉजीज हैं जो इंपॉर्टेंट है बिकॉज आप रिपीटेबल रॉकेट जो आपको चाहिए और जो आप भेज रहे हैं उसके अंदर कंसिस्टेंसी की जरूरत है. इस तरह की क्रिटिकल एप्लीकेशन आप उन्हीं सिस्टम से जब आप करते हैं तब आपको ये आपके लिए पॉसिबल हो पाती है एप्लीकेशन. तो मुझे ऐसा लगता है कि इस डोमेन के अंदर एक फोकस्ड अप्रोच की हमें हार्डवेयर के अंदर इस लेवल पे पहुंचना ही है विद ए क्लियर विजन ऑफ 5 year और 10 year. दिस मस्ट कम फ्रॉम द टॉप साइड. तो अभी आप AGV इस सेक्टर में, पहले आप इंडस्ट्रियल रोबोट्स के अंदर काफी डील करते थे, अभी यू आर डीलिंग मोस्टली इन AGV, राइट? तो AMRs AMRs बोल लीजिए उसको. तो
अभी इंडिया, क्या आपकी इंडिया मार्केट है या आउटसाइड मार्केट है जिसको Yeah, cater yeah. कर रहे हो? Unfortunately, we are generating revenue. I mean, unfortunately, Indian market में अभी भी AMR की जो जिस डोमेन में हम ऑपरेट कर रहे हैं वो एक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है. मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में we are generating revenue for country. So we are exporting to developed nations where the cost of man as a operator on the shop floor is much higher than रोबोट. a robot. So they quickly conclude it. I think within 3 to 6 months, they are able to get their absolute returns into it. And अब इसके भी नजरिए हैं, वो ये लेके चलते हैं हम हर एक चीज को ट्रैक करें, हर एक चीज को देखें, ये कैसे बनती है, कैसे मटेरियल मूवमेंट हो रहा है, सप्लाई चेन कैसे कंट्रोल की जा सकती है. इस नजरिए से भी वो इन्वेस्टमेंट होती है बाहर की कंट्रीज. बाहर की कंट्रीज में. मैं डेवलप कंट्री की बात करूंगा जहां पर एसएमई बहुत स्ट्रांग तरीके से ऑपरेट होती है. लाइक मेजर डिफरेंस क्या है एक बाहर की एसएमई और इंडियन एसएमई की अगर बात करें तो? मेजर डिफरेंस मैं ये कहूंगा कि जिस लेवल पे वहां पर प्रोडक्शन हो रही है उसका काफी बड़ा डिफरेंस है. और बिकॉज दे आर ऑपरेटिंग इन सर्टेन सेक्टर्स. लेट्स से कुछ एप्लीकेशन ऐसी है जहाँ पर ट्रैकिंग आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपके पास कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, आपको करना ही होगा. तो वहां पर एसएमईज की मजबूरी है कि मटेरियल जो आपकी मैन आवर कॉस्ट है उसको एड्रेस करने के लिए उनके पास मटेरियल हैंडलिंग के लिए वो जरूरत है और उनको वो लगाना ही है. इंडियन एसएमईज की मैं बात करूं या फॉर श्योर थोड़ा दोनों के अंदर मैं डिफरेंस देखूंगा तो उनके टर्नओवर में थोड़ा फर्क है. इन टर्म्स ऑफ मैन पावर इट्स मोर और लेस सेम. अच्छा. इट्स मोर और लेस सेम बट दे आर लेट्स से एक्सपोर्ट कर रहे हैं ग्लोबली या वो दूसरे अलग अलग कॉन्टिनेंट के अंदर जब वो सप्लाई करते हैं तो उनके लिए वो जरूरी है और इसके कारण से वो लोग इसको यूज करते हैं. तो अभी आप एक्सपोर्ट करना ऑब्वियसली थोड़ा सा और चैलेंजिंग होता है. आपको लगता है इंडिया में बेचना ज़्यादा मुश्किल है, सेम टेक्नोलॉजी जो भी आपने रीजंस बताए उसकी वजह से आप इसीलिए एक्सपोर्ट फोकस करते हो? आई थिंक मैं इसको इस तरह से देखता हूँ कि देयर इज ए मार्केट और हर मार्केट का एक समय होता है कि किस वक्त उस मार्केट की डिमांड है, किस वक्त उस मार्केट के अंदर हम एक क्रिटिकल मास पे पहुंचे हैं तो हम वो वाला काम वहाँ कर सकें. नाउ व्हाई वी आर मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया बिकॉज देयर इज ए कॉस्टलिटी टू इट विच इज गुड एंड हम उस कॉस्ट बेनिफिट को किस तरह से मार्केट जहाँ पर वो अवेलेबल है वहाँ पर हम ट्रांसफर कर सकते हैं. एंड इट्स गुड दैट एज ए कंट्री वी आर मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया. करेक्ट. दैट्स व्हाई वी आर जस्ट. और एक्सेसिबिलिटी है आज के टाइम में इस तरह के इंजीनियर्स अब हमें अवेलेबल होने लग गए हैं कि हम उस तरह के इक्विपमेंट्स को या मशीन को अब हम बना सकते हैं. राइट. बट इंडिया से बाहर बेचना स्पेशली एक टेक्नोलॉजी ऐसी जो थोड़ी सी जिसमें आपको इन डेप्थ प्लांट का पूरा समझना पड़ता है. ऐसा तो नहीं बस कोड भेज दिया. यू हैव टू अंडरस्टैंड दी होल प्रोडक्शन लाइन कि कहाँ पे क्या प्रोसेस होगा, कहाँ पे कितने एजीवी या एएमआर यूज होंगे. आपको पूरा साइकिल टाइम एनालिसिस करना पड़ता है, सिमुलेशंस करनी पड़ती हैं, पूरा इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग करनी पड़ती है. इंडिया से ये बाहर एसएमईज को अप्रोच करना कैसे करते हो आप? मतलब सेल्स कैसे करते हो, मार्केटिंग कैसे करते हो? See, as far as my current organization which is concerned, we have an office in US and we are along with time we'll keep on entering into other markets which are just like Germany or UK or Japan, Italy and other than the US. We have an office in US and that's our headquarter and from there we are producing this product from India and selling it in US market. Now इसका एक लेमन साइज में हम कहेंगे तो हर एक इक्विपमेंट को बेचने का एक तरीका है. वहाँ पर हमें कोई ऐसी बिकॉज वहाँ जो एग्जिस्टिंग जो लोग हैं जो ऑटोमेशन के सॉल्यूशंस वहाँ ऑफर करते हैं हम उसको एज ए प्रोडक्ट सप्लाई करते हैं. अच्छा. वो एज ए सॉल्यूशन उनको ऑफर करते हैं और जब सॉल्यूशन ऑफर करते हैं तो ये सब कैलकुलेट करना कि मैं क्या साइकिल टाइम रहेगी, इससे आप कितना मटेरियल आप डील कर पाएंगे, मुझे नंबर ऑफ एमआरस की क्या रिक्वायरमेंट है, वो सिस्टम इंटीग्रेटर लेवल के ऊपर डिसाइड होता है. हम उनको एक अच्छा प्रोडक्ट देते हैं जिस प्रोडक्ट के ऊपर वो एक स्ट्रांग एप्लीकेशन बना के वो एप्लीकेशन जो एंड यूजर को जोड़ता है वो इस तरह से करता है. सो दिस इज आवर बिजनेस मॉडल वर्क्स. Okay. Our business model. There are companies into warehousing. They offer as a complete solution with their own product. With their own product. That's also. So Okay. this is how these are different, and it's quite easy doing that. बट दोनों में से कंपैरेटिवली कौन सी चीज करना ज्यादा प्रॉफिटेबल है? मैं अगर फॉर श्योर अगर आप एक सोल्यूशन ऑफर करते हैं
तो आप सोल्यूशन के अंदर देन यू नो हाउ टू डील विद कि ये मेरा ओवरहेड इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन, मेरा एक ही इंजीनियर, मेरा एक ही सेल्स का कलीग ये सारी एक्टिविटी कर रहा है, फॉर श्योर you have a largest size of revenue, top line. revenue, it's top line, and then you have a good access to how to manage your profitability into this. So अगर आप solution offer करते हैं, आपका turnover ज़्यादा होता है. In a way, if you are a pure product company, then with volume you get a good margin. So until unless you reach to a critical mass, you will not have that profit. But here you can have a, because your turnover is large, and then you can break even आपका शायद उससे पहले हो सकता है. एक मिनिमम AMR की कॉस्ट क्या रहती होगी? अगर मैं यूएस पर्सपेक्टिव से कहता हूँ तो वहाँ करीब करीब $50,000-$60,000 के अंदर एक AMR एज ए बेस प्रोडक्ट मार्केट के अंदर 30-35 लाख 40 लाख इंडिया की बात करें तो इतने में? जी जी. ओके. इंडिया में द गुड थिंग इज नाउ वी हैव आई थिंक गुड, दिस डोमेन इज एक्सपैंडिंग. वी स्टार्टेड मैन्युफैक्चरिंग AMRs इन इंडिया एंड इसमें भी एक सब्सटेंशियल टाइम हो गया. इसमें कुछ लोग पहले आए थे और कुछ लोग अभी और इसमें एंटर करते जा रहे हैं बिकॉज ऑफ नीड. इसमें कॉस्ट को अगर मैं देख रहा हूँ तो वो हमारी ड्रास्टिकली कम हो रही है. उसको आज के टाइम में हम कहें AGV से लेके AMR तक, बेसिक मॉडल से लेके और उसका हाईएस्ट मॉडल तक अगर मैं देखूँ इन पर्टिकुलर कैटेगरी, शायद कम से कम 10 से 12 लाख के अंदर एक AGV की तरह का प्रोडक्ट आपको इजिली मिल सकता है, अवेलेबल है. और धीरे धीरे उसमें नंबर ऑफ सेंसर्स या किस तरह की आप उसके अंदर नेविगेशन आप चाहते हैं, वो सब चीज़ों को करने के लिए उसकी कॉस्ट को आप आगे मूव करते हैं, विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 30 लाख 40 लाख. और जैसे जैसे आप उसकी पेडोलोड कैटेगरी में आप जाते हैं तो वो प्राइस बढ़ता हो जाता है. बट इट्स गुड बिकॉज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटेंस इन इंडिया. We are able to reduce the cost of manufacturing of those AMRs, and that's a leverage for Indian manufacturing market. और आपको क्या लगता है कब राइट टाइम आएगा इंडिया में AMRs बेचने का, जिस स्केल पे आप अभी डेवलप्ड कंट्रीज को बेच पा रहे हो? कितना टाइम लग सकता है अभी? हाँ, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की अगर मैं बात करूँ, फॉर श्योर मुझे लगता है उस लेवल के आने के लिए आज के दिन मैं कहूँ डेफिनेटली विद फर्दर एक्सपेंशन ऑफ इकोनॉमी, मैं 3 साल और 5 साल तक तो मैं आज के टाइम में विजुलाइज कर पाता हूँ. मुझे लगता है एटलीस्ट 5 साल लग सकते हैं उस लेवल पे जहाँ पर हम ये सोच सकें कि वो क्विकली इसके ऊपर कंक्लूड कर लेंगे कि मुझे एक AMR लगाना ज़्यादा अच्छा है, बशर्ते इसके कि मैं इसके ऊपर वो मैनुअली करूँ या किसी और तरीके से करूँ. राइट. कम से कम 5 साल मुझे ऐसा लगता है. एक ना बहुत जब हम साथ में थे तब एक बहुत हमने ये चीज़ ऑब्जर्व की थी कि जर्मन कंपनीज जो होती हैं जी, वो प्रेफर करेंगी जर्मनी का मशीन यूज करना. जी. जापानीज कंपनीज विल प्रेफर जापानीज प्रोडक्ट्स, चाइनीज, राइट. इंडियंस डू नॉट हैव दैट माइंडसेट कि हमें इंडियन का ही प्रोडक्ट लगाना, राइट. वो कोई भी लगाते हैं. जी. क्या बाकियों के कंट्रीज के केस में भी ये चेंज हुआ है? अब जो जर्मन लगाते थे, जापानीज लगाते थे, हैज दैट चेंज्ड? और ऐसा था क्यों? To be really like authentic about this, I think मैं इसको ऐसे देखता हूँ आज के दिन इतने सालों के सेल्स और इन सब में मूव करते हुए. आई थिंक फर्स्ट क्रिटिकल एस्पेक्ट इज जो हमारी इंडिया के लिए भी इम्पॉर्टेंट है कि हम क्या जो ये मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं हम ग्लोबल स्केल को देख के कर रहे हैं. एंड आई कुड सी ड्यूरिंग इन लास्ट 10-15 ईयर्स हमें लगता है कई बार कि जर्मन खरीदते हैं या जापानीज खरीदते हैं, या उसके पीछे बैकग्राउंड में अगर आप जाएंगे उसके पीछे ये है कि आप उनको कस्टमर सपोर्ट कैसे दे पाते हैं. इम्पॉर्टेंट इज एक जापानीज कल्चरली एज ए कंट्री उनको जापानीज लैंग्वेज के अलावा दूसरी लैंग्वेज जो एक ग्लोबल लैंग्वेज है जिसको दूसरी लैंग्वेज से सपोर्ट किया जा सकता है वो उनके लिए बहुत मुश्किल होता है. इसलिए वो प्रेफर करते हैं कि मैं जापानीज ब्रांड में यूज़ कर रहा हूँ तो मुझे उससे रिलेटेड जो आप उसके मैनुअल्स हैं या ट्रेनिंग मैनुअल्स हैं या उसको यूज़ करने के मैनुअल्स हैं वो एक्सेसिबिलिटी उनके पास है. वो कस्टमर सपोर्ट टीम से जब बात करें, चाहे वो इंडिया से हैं या किसी और से हैं, जब तक उनको उनकी भाषा के अंदर वो चीज़ें अवेलेबल हैं वो उनके लिए ईजी हो जाता है. एंड आई थिंक दैट्स वन ऑफ द रीज़न. एंड द सेकेंड फॉर श्योर, आप अगर अपने लिए बनाते हैं और अपना यूज़ करते हैं तो आपकी खुद की अपनी इकोनॉमी को एक मौका मिलता है कि वो रोजगार और वो रेवेन्यू वो सारी चीज़ें दोबारा से इकोनॉमी के अंदर कंज्यूम हो जाती है.
तो ये नज़रिया कंट्री टू कंट्री है। आई थिंक पिछले 10-12 सालों के अंदर ये काफ़ी चीज़ बढ़ी है कि हम अपने कंट्री के लिए बनाएं, एक्सपोर्ट भी करें और कंज्यूम भी करें। दूसरा नज़रिया इसका ये है कि ये यूज़ करने का टेक्नोलॉजी का एक गैप है, वो हम चाहें या ना चाहें, इट इज़ देयर। हम आज भी कुछ ऐसे मशीन्स है, जैसे मैं अगर रोबोट की बात करूं, इंडस्ट्रियल रोबोट की बात करूं, आज के टाइम में कुछ गिने चुने की प्लेयर्स हैं जो ये डिसाइड करते हैं कि ये रोबोट कंपनी कितने रोबोट बना पाएगी साल में, बिकॉज आपको उसका गियर बॉक्स एक पर्टिकुलर एक्स कंपनी बनाती है एक एक्स कंट्री के अंदर, आपके पास वो एक्सेस ही नहीं है वो सब बनाने का, तो आप डिसाइड भी नहीं कर सकते कि मुझे वॉल्यूम कितना करना है। सो सच काइंड ऑफ, एंड इसीलिए मैंने बताया कि कम से कम हमारे पॉलिसी मेकर्स के अंदर 5 साल 10 साल नीचे हमें कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज की जरूरत पड़ेगी उस क्रिटिकल मास के लिए, या उस लेवल की प्रोडक्शन के लिए, या उस लेवल के एक्सपोर्ट के लिए, हमें उन टेक्नोलॉजीज में आज इन्वेस्ट करने की जरूरत है। जो कि हमारे पड़ोसी देशों ने, मैं अगर बात करूं तो चाइना में, they started investing maybe 15-20 years back into that. इसलिए इतनी इकोनॉमी तेज, इसलिए वो स्केल अप कर पाए उसको। बट अब तो इंडिया में काफी कंपनीज आ रही हैं मैन्युफैक्चरिंग के लिए, क्या वो चेंज हो रहा है इंडिया में अब? Yes, the trend is changing, and I think the policies makers, they are focusing on those subjects, just like semiconductor policy कि आपको सेमीकंडक्टर की जरूरत है, तो सेमीकंडक्टर आने से आप जिस तरह के हार्डवेयर या सेंसर्स हम बनाते हैं उनके ऊपर दोबारा आपकी जो लैंग्वेज, जिसको हम कोडिंग लैंग्वेज बोलते हैं, फर्मवेयर बोलते हैं, उनके ऊपर एजुकेशन इश्यूज में और रिसर्च लेवल के ऊपर उनको एक एक्सेस मिलता है उन सबको करना और इजली, तो तब हम उस लेवल के प्रोडक्ट्स को भी इंडिया में बना सकते हैं। तो अभी सबसे बड़ा रोड ब्लॉक इंडिया में सेमीकंडक्टर की बात करते हैं, क्या है, क्यों नहीं मतलब इतने स्केल पे क्यों नहीं हो रहा? सिर्फ पॉलिसी या सोच की बात थी या कोई और रोड ब्लॉक भी है? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि इट्स अगेन फोकस कि हमें सेमीकंडक्टर में देयर वर की प्लेयर्स व्हिच वर ऑपरेटिंग। अगर आप देखेंगे तो यूएस है, ताइवान है, चाइना है, ये जापान है, एंड एवरीबडी हैज देयर ओन टेक्नोलॉजीज। तो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के ऊपर शायद ऐसी कोई ज़रूरत कभी भी महसूस नहीं हुई थी उस लेवल पे, जो कि अब पिछले कुछ कोरोना के साथ से एंड द इंटरनल जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है उसके हिसाब से अब लगता है कि ये सब टेक्नोलॉजीज अगर हमारे पास नहीं है तो आपको उस तरह के इक्विपमेंट्स या प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए शायद आपको पूछना पड़ेगा, और हो सकता है कि वो आपको दें और हो सकता है वो आपको सप्लाई ना करें। तो ये जरूरी है कि, एंड आई थिंक दिस इज हाउ इट्स बीइंग अंडरस्टूड, एंड दैट्स व्हाई वी आर बिल्डिंग दोज कैपेसिटीज एज ए कंट्री हियर। राइट। एक ना बहुत हमेशा से ये बोला जाता है कि जर्मन कंपनीज छोड़ो, जर्मन मशीन्स जी आर द बेस्ट व्हेन इट कम्स टू मैकेनिकल या सेफ्टी की अगर बात करें, वॉल्वो बोलते हैं सेफेस्ट कार है, राइट? सेम विद ऑडी, बीएमडब्ल्यू, दीज आर ऑल जर्मन कंपनीज। इंडस्ट्रियल रोबोट के अंदर भी जर्मन कंपनीज का बहुत नाम हुआ करता है, सीएनसी के अंदर भी जर्मन कंपनीज बहुत फेमस है जी। ऐसा क्या होता है कि जर्मन मशीन्स आर कंसिडर्ड टू बी द बेस्ट? I think it's I would say that first is it's culturally आप कहेंगे कि नहीं, मुझे एक इस तरह का प्रोडक्ट कम से कम हमारे लिए और इस दुनिया के लिए अवेलेबल करवाना है, तो कंट्री आई थिंक they built extreme machines and this is as a culture तो उनका कल्चर है एक अच्छी मशीन बनाना, एक अच्छी मशीन बनाना, वो मशीन they feel proud about and they feel proud about this. Okay, कोई और रीजन भी है? I think and they have a necessity and they have a need, during those 70-80 साल पहले शायद उनकी जरूरत थी कि जब वो वर्ल्ड वॉर और टाइम में उस जरूरत की के अंदर जो उन्होंने टेक्नोलॉजीज को इजाद किया, तो उस टाइम में ये सब एक्सट्रीम मशीन्स ये बनने लगी, और धीरे धीरे समय के साथ वो सिविल एप्लीकेशंस में उन्हीं चीज़ों को इंट्रोडक्शन में आता गया। बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो आज जर्मनी में, जो उन समय के अंदर वो सब इक्विपमेंट डिफरेंट तरीके से करते, वो सप्लाई करते थे गवर्नमेंट को या दूसरी मशीनरीज को, एंड लेटर ऑन वॉर के लिए या सडनली, मतलब अगर आप पीछे देखते हैं तो यस दैट वाज द फर्स्ट, एंड देन लेटर ऑन टाइम के हिसाब से उन सब की सिविल एप्लीकेशंस और वो सारी चीज़ें उसमें बदल गई। आज भी जर्मनी एक बड़ा एक्सपोर्टर है ग्लोबली
for those good machines. I would say they are great machines. ऐसा कहा जाता है कि डिफेंस पे बजट क्यों खर्च कर रहे हो या स्पेस रिसर्च पे क्यों पैसा खर्च कर रहे हो, बट लोगों को ये नहीं पता कि काफ़ी ऐसी एप्लीकेशंस होती हैं जो स्पेस रिसर्च के थ्रू ही निकल के आई हैं। जैसे MRI स्कैन की बात करते हैं, Yes. स्पेस के लिए वो बनाया था, रिसर्च की थी तो वहाँ से आया। जी। तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? मेरा इसमें ये नज़रिया है कि जब आप एक अननोन डोमेन में काम करते हैं, एक ऐसी जगह जहाँ आपने पहले काम नहीं किया, तो वहाँ से इनोवेशंस निकल के आती हैं। तो आप स्पेस रिसर्च में जब आप उसके अंदर ऑपरेट करते हैं तो आपके लिए जैसे चंद्रयान हमारे फर्स्ट उसके अंदर जब वो गए थे तो उनको वो सक्सेस नहीं मिली डिप्लॉयमेंट के टाइम में, जो बाद में उनको सक्सेसफुल मिली। सो ये सब जो क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज हैं, इन सब का इजाद उस तरह के एप्लीकेशंस जब आप वो करते हैं तभी होता है। और मेरे ख्याल से ये एक ज़रूरत है कि एज ए कंट्री, एज ए गवर्नमेंट, हम उन सब की टेक्नोलॉजीज में अगर हमें कुछ सीखना है या इनोवेशन करना है तो हम वो सब रिलेटेड एस्पेक्ट्स के अंदर हम वो काम करते रहें। इट्स ए इन्वेस्टमेंट टू bring in innovation which you are not aware of right now, and nobody is going to offer you off the plate just like a product. राइट। और डिफेंस सेक्टर अगर आप नज़रिए से उठा के देखेंगे तो हर डेवलप कंट्री के अंदर दे हैव ए ह्यूज डिफेंस बजट। उस डिफेंस बजट में वहाँ पर जो टेक्नोलॉजीज बनाई जाती हैं, उन टेक्नोलॉजीज को बाद में सिविल लाइफ के अंदर उन एप्लीकेशंस को कमर्शियल फॉर्म में इंट्रोड्यूस किया जाता है और वो किसी ना किसी तरीके से वो लोग इस्तेमाल भी उसको कर रहे हैं। आज आप GPS कहेंगे, आप वाईफाई कहेंगे, आप कंप्यूटर्स कहेंगे, कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें इनिशियली डिफेंस सेक्टर के अंदर डेवलप की गई थी उनकी ज़रूरत के लिए, और बाद में वो सिविल एप्लीकेशंस में लोगों के पास में अवेलेबल हुई। ऑफ कोर्स इसके दोनों ही रूप हैं, अच्छे भी हैं बुरे भी हैं। नाउ अनटिल अनलेस यू डू दैट, इनोवेशन आपकी निकल के नहीं आती। तो इसको मुझे ऐसा लगता है कि ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है और ये करते रहना चाहिए, हमारा बड़ा से बड़ा हो ताकि इनोवेशन उसके अंदर से डेवलप हो और वो लोगों के लिए अवेलेबल हो। बट इंडियन स्टार्टअप्स तो अभी भी बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं है हार्डवेयर के अंदर, अगर बोले। जी। क्या आप भी काफ़ी स्टार्टअप्स के साथ काम करते हो? आई नो जी। क्या चैलेंजेस हैं इंडियन स्टार्टअप्स को इस टाइम पे हार्डवेयर के अंदर घुसने में? हार्डवेयर में मैं कहूँगा तो और कितने साल का आपको माइंडसेट लेके चलना पड़ता है कि इतना टाइम तो मुझे लगेगा अगर हार्डवेयर कंपनी बनानी है मुझे इंडिया में? यस, तो मैं अगर कहूँ एक सॉफ्टवेयर कंपनी के कंपैरेटिवली आपको शायद आप ज़्यादा अच्छा बता सकते हैं, बट मुझे लगता है कि 15 से 18 महीने के अंदर आप एक स्टेबल सॉफ्टवेयर एक प्रोडक्ट के रूप में आप बाहर दे देते हैं और लोग उसको यूज़ भी करते हैं और आपके पास तब तक उसका टेस्टिंग भी हो चुका होता है। इन टर्म्स ऑफ हार्डवेयर दीज आर डीप टेक्नोलॉजीज, एंड यहाँ एक नज़रिए की ज़रूरत है, चाहे वो बैंक के लोग हों जो उनका वैल्यूएशन करते हो या उनको पैसा देते हो, चाहे गवर्नमेंट पॉलिसी मेकर्स हो, चाहे इंडस्ट्री के यूजर्स में हो, हर अलग अलग इन लोगों को एक नज़रिया समझने की ज़रूरत है कि हार्डवेयर के अंदर जो आप प्रोडक्ट बनाते हैं उसके जो इटरेशंस हैं, आपको 3 से 5 साल लग जाते हैं किसी भी स्टार्टअप को एक स्टेबलाइज प्रोडक्ट मार्केट को देने के लिए। और इन्वेस्टमेंट नो डाउट कंपेयर टू सॉफ्टवेयर, एंड देन यू हैव इन्वेस्टमेंट, देन यू हैव टू टेक केयर ऑफ डिफरेंट स्टेक होल्डर्स। आपको ज़रूरत है कि जो उसका यूज़र है वो उसको यूज़ करे, फीडबैक दे ताकि आप उसका मॉडिफाई करें। अब कंप्यूटर में अगर आप एप्लीकेशंस कहेंगे, कंप्यूटर एप्लीकेशंस जो बनाई जाती हैं आप 15 से 18 महीने में आप बनाते हैं, आप सिमुलेट इजीली कर पाते हैं। हार्डवेयर के अंदर ये उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है कि कैसे उनको वो फीडबैक से मिले यूजर का और उसको इनकॉर्पोरेट करके नेक्स्ट प्रोडक्ट उनको दिया जा सके। उसमें गवर्नमेंट क्या कर सकती है? मुझे ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट उसमें ऐसे कर सकती है कि जहां कहीं भी स्टार्टअप्स अपने प्रोडक्ट जिन जिन कंपनी को देते हैं, आई थिंक, और वो जो कंपनियां उन स्टार्टअप्स को प्रमोट करती हैं कि उनके प्रोडक्ट को वो यूज कर रही हैं और वो प्रोडक्ट हो सकता है कि उस लेवल का ना हो, तो उनको किसी ना किसी फॉर्म में, जैसे आपको R&D कॉस्ट है, आई थिंक दोज काइंड ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स मस्ट बी एडेड इनटू द R&D कॉस्ट ऑफ द कंपनीज, ताकि उनको उसके ऊपर उस स्टार्टअप को वो सपोर्ट कर रहे थे, उस कैपिटल इन्वेस्टमेंट को उन्होंने अपने खुद के अपने R&D या उस तरह के एक पर्टिकुलर कैटेगरी में किया और उसको एक गवर्नमेंट उसको एक सपोर्ट कर सकती है इंडस्ट्री को कि यार आप स्टार्टअप के अगर प्रोडक्ट्स को यूज करोगे तो हम आपको एक
पर्टिकुलर टाइप इंसेंटिव आपको दे रहे हैं बिकॉज यू आर प्रमोटिंग दिस. आई थिंक दैट दिस इज रिक्वायर्ड. और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग भी तो यूज कर सकती हैं ज़्यादा से ज़्यादा. पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर सकती हैं. एंड आई थिंक रेलवे में इंडस्ट्री में अगर आप देखेंगे तो आज जितनी भी वंदे भारत और ये ट्रेन आप बात कर रहे थे, इनके अंदर आज से 5-7 साल पहले इन्वेस्टमेंट्स वो प्लान होनी स्टार्ट हो गई थी. एंड आपके जाने के बाद अगर आप देखेंगे तो हमने रेलवे को बहुत सारे इंडस्ट्रियल रोबोट सप्लाई किए थे. और रेलवे के अलग अलग जो उनके वेंडर्स हैं जो उनको सप्लाई देते हैं, उन वेंडर्स में आज हम उस लेवल के वेल्डेड सेफ्टी कंपोनेंट्स वो कंपनी आज बना रही हैं जो कि सपोर्ट कर रही है कि हमारे वंदे भारत की जो प्रोडक्शंस हैं, उनकी एल्युमिनियम के जो बोगी हैं या उनके नीचे व्हील्स हैं, वो सारे अब रोबोट बनाने लग गए. तो अब आप देखते हैं कि हर महीने कोई ना कोई वंदे भारत बाहर आ रही है जस्ट बिकॉज वो रोबोट है पीछे उसके पीछे कोई ना कोई इंडस्ट्रियल मशीन या रोबोट की फॉर्म में वहां पर काम कर रहा है जो कंसिस्टेंटली आपको उतनी सेफ प्रोडक्ट दे रहा है कि उस हाई स्पीड को भी आप मैच कर पा रहे हैं. तभी हो बैकग्राउंड में यही पॉसिबल. करेक्ट. तो आई थिंक ये ट्रांसफॉर्मेशन तभी हो पाएगी जब बहुत सारी गवर्नमेंट इसके अंदर स्पेशली इंडियन मैन्युफैक्चरिंग हार्डवेयर कंपनीज को अगर पुश किया जाए, सपोर्ट किया जाए. डेफिनेटली. राइट. और अगर मुझे आज लेट्स से इंडिया में एक रोबोटिक्स या हार्डवेयर कंपनी शुरू करनी है तो कितना खर्चा वो तो डिपेंड करता है ऑल दो यूज केस पे, बट सिर्फ मैं रोबोटिक्स या AMR की बात कर लेता हूँ तो मुझे कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा? मुझे ऐसा लगता है कि मेरा ये मानना है एक स्टेबल प्रोडक्ट बना के और स्टेबल प्रोडक्ट को आप मार्केट को अवेलेबल करवाएं, बिकॉज आपको कम से कम 3 से 5 साल उसमें लगने वाले हैं. जस्ट बिकॉज ऑफ करंट सिनेरियो. ऑफ कोर्स अगर आप डेवलप कंट्री में हैं तो आपके लिए थोड़ा जल्दी है बिकॉज आपको कंपोनेंट्स क्विकली अवेलेबल होंगे, सप्लाई चेन के कोई चैलेंज नहीं है, आपको मिल गए हैं, आपने उनके साथ कोलैबोरेटिव रूप में ऑपरेट किया ना. वहाँ पर उनकी एक कॉस्ट है, यहाँ पर एक कॉस्ट है. मुझे ऐसा लगता है कि हर साल आपको कम से कम अगर मैं 5 साल काउंट करूं तो एटलीस्ट 10 मिलियन 60-70-80 करोड़ के आसपास आपको चाहिए एक स्टेबलाइज प्रोडक्ट को, डीप टेक प्रोडक्ट को मार्केट के लिए देने के लिए, जिसको आप इंडिया ही नहीं ग्लोबली भी आप एक्सपोर्ट कर सकें. बिकॉज आपका सारा का सारा चीजें उसके अंदर आप R&D और उन सब चीजों में इन्वेस्ट कर रहे हैं. एंड दैट्स अ टाइम एंड दैट्स मनी एंड यू नीड मैन पावर, यू नीड दोज हार्डवेयर इक्विपमेंट्स इन प्लेस and a constant journey until unless you give up. बीच में अगर छोड़ दिया, बीच में आपने छोड़ दिया तो फिर वो आपकी इनोवेशन वहीं पे वो रह जाती है. करेक्ट. Which is in a way software में is that the reason because it's so risky people don't invest money in it? Yes. क्योंकि गिव अप करना भी तो बहुत आसान है. Yes. सॉफ्टवेयर में गिव अप कर दिया तो वो रिस्क बहुत कम होता है कि चलो 2 साल आपने लगाए छोड़ भी दिया तो आपका कैपिटल स्टक नहीं हुआ. हार्डवेयर में एक और सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि कैपिटल भी वहां आपका लग गया, आप पीछे भी नहीं जा सकते, आगे जाना नहीं चाहते आप, तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है. आई थिंक इसके अंदर जो हमारा इकोसिस्टम है उसमें एक हमारे कोलैबोरेटिव पार्टनर्स को बोलते हैं इन्वेस्टर्स. सॉफ्टवेयर से रिलेटेड जो आपके स्टार्टअप्स हैं उनमें काफ़ी पैसा इन्वेस्ट किया जाता है. हार्डवेयर से रिलेटेड डीप टेक स्टार्टअप्स के अंदर आई थिंक ये ज़रूरी है कि वो लोग और एग्रेसिवली उसको सपोर्ट करें. आई थिंक जो हार्डवेयर इंडस्ट्री की जो कंपनी है, चाहे वो Tier 1 है या उस तरह के जो बिजनेस हाउसेज हैं, वो हार्डवेयर के अंदर उस तरह के स्टार्टअप्स को फोकस करके, उनको पता है, बहुत अच्छे से मालूम है कि डीप टेक की टेक्नोलॉजीज को कितना समय लगता है और वो उसके अंदर उनको बहुत अच्छे से सपोर्ट कर सकते हैं, विच इज़ रिक्वायर्ड. तो सॉफ्टवेयर के साथ फिर हम हार्डवेयर के अंदर भी एक बड़ा इकोसिस्टम इजीली बना सकते हैं. आपसे लास्ट एक चीज़ पूछूंगा. आपने Tier 1, Tier 2 OEMs की हमारी बात की, तो लोगों को अगर समझना हो कि OEM क्या होता है और Tier 1, Tier 2 सप्लायर्स क्या होते हैं. सो अगर जस्ट डेफिनेशन, OEM मींस ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर. कोई भी एक पूरा प्रोडक्ट बना के आप मार्केट को दे रहे हैं, उस प्रोडक्ट को बनाने वाली कंपनी एक OEM है. मारुति OEM है. मारुति इज ए OEM. अगर आप कहेंगे मोबाइल मैन्युफैक्चरर, ही इज OEM बिकॉज ही इज मेकिंग ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर है वो. ये उस लेवल पे है. Tier 1 हम करें, Tier 2 कहें, ये सब उनके नेक्स्ट लेवल पे सप्लायर्स हैं जो अपने कंपोनेंट बनाते हैं, जो OEM को सप्लाई करते हैं और OEM फाइनली एक प्रोडक्ट सप्लाई करके बाहर मार्केट को, मासेस को अवेलेबल करवाता है. दिस इज हाउ दीस टू एंड सो दे आर सप्लायर टू देम. क्या ऐसा जरूरी होता है कि एक OEM अपने ही नाम से प्रोडक्ट करे या वाइट लेबल भी करता है OEM? देयर आर वाइट लेबल्स व्हिच आर बीइंग डन.
आप OEM जो है वो ये कह सकता है कि जैसे आप अब अगर छोटे रूप में अगर आप देखेंगे तो आज के टाइम में मारुति सुजुकी के प्लांट में जो गाड़ी बन रही है वो टोयोटा के लिए भी बना रहा है और सेम प्रोडक्ट को वो अपने लिए भी बना रहा है। तो इट इज रिफ्लेक्टेड एज लाइक बलेनो, इन वन फॉर्म इट इज टोयोटा के लिए भी एक वो पर्टिकुलर है जो उसके अंदर अवेलेबल है, और दूसरे फॉर्म में वो अपना बलेनो एज ए प्रोडक्ट भी वो बना के दे रहा है। सो दिस इज अ काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग, यू डू विद सर्टेन थिंग्स इन दिस पर्टिकुलर फॉर्म एज पर देयर ऑन रिक्वायरमेंट, एज पर देयर वॉल्यूम। उसमें आपको हेल्प मिलती है कि आप एक हाई वॉल्यूम को कैटर करते हैं, सेम लाइन से आप और ज्यादा वॉल्यूम आप अवेलेबल करवा सकते हैं। एंड दैट्स अनदर वे ऑफ डूइंग दैट बिजनेस कि मुझे आप इस पर्टिकुलर फॉर्म में AMR, अगर आप मुझसे कहें, मुझसे अगर कोई कहे तो कि आप मेरी ब्रांड का AMR बना सकते हैं, yes for sure it's possible and it's being done globally। ओके। और सबसे ज़्यादा रोबोटिक्स की डिमांड OEMs में आती है, टियर 1 टियर 2 में आती है? ये भी कंट्री टू कंट्री वेरी करता है कि किस कंट्री के अंदर। अब जैसे आप इंडिया में देखेंगे या आप जापान में देखेंगे, जहाँ पर भी कार मैन्युफैक्चरर्स हैं तो एक हाई वॉल्यूम आपको मौका मिलता है उनको यूजेस करने का। और टियर 1 डेफिनेटली जितना एक इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर जितने लगाता है, उतने ही अप्रॉक्सीमेटली नंबर ऑफ यूनिट्स ऑटोमोटिव सेक्टर में अगर कहूँ तो उनके टियर 1 में स्प्रेड रहता है। यानी कि कार का अगर एक मॉडल आप लेते हैं और उसमें अगर OEM जो है 500 रोबोट लगाता है या 1000 रोबोट लगाता है, तो करीब करीब इतने ही इंडस्ट्रियल रोबोट्स उनके टियर 1 के अंदर सप्लाई होते हैं। ओके। बहुत मज़ा आया सर आपसे बात करके। ये इतनी इंसाइटफुल, इंटरेस्टिंग, मैं बोलूँगा कि नॉलेज हमें मिली है आज रोबोटिक्स इंडस्ट्री के बारे में, ऑटोमेशन इंडस्ट्री के बारे में, एंड AGV और AMR इंडस्ट्री के बारे में, नॉट जस्ट इन इंडिया बट ग्लोबली ऑल्सो। बहुत मज़ा आया। आई एम श्योर और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपसे सीखेंगे। मे बी डाउन द लाइन एक और एपिसोड करेंगे आपके साथ जिसमें हम डिस्कशन करेंगे एडुकेशन का रोल जो है, और इन डेप्थ उसके बारे में भी बात करेंगे आपसे। Certainly, and that will be privilege for me because मुझे ऐसा लगता है कि we keep on contributing to education in a way that we bring in latest technology for education. And thank you very much for inviting and giving this privilege that I can share my views to the people who are outside and they can get benefit out of it. आपको कुछ कहना है उन लोगों के लिए जो रोबोटिक्स फील्ड के अंदर एंटर करना चाहते हैं एज अ स्टूडेंट, या अपना करियर ऐसा सोच रहे हैं इसके अंदर? मैं उनसे यही कहूँगा कि ये सब एमर्जिंग फील्ड है, और इन सब एमर्जिंग फील्ड में ये ज़रूरी है कि आप इन नई टेक्नोलॉजीज़, इनोवेटिव टेक्नोलॉजी से रिलेटेड किसी भी तरीके से, वो आपके कॉलेज में अगर अवेलेबल है तो कॉलेज में, वो अगर आपके पड़ोस से किसी ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ में अवेलेबल है तो वहाँ पर आप इसमें अपना समय लगाएं। ये एक ऐसा फील्ड है जो आगे आने वाले टाइम के अंदर 5, 10 साल, 15 साल, मैं इसको बहुत आराम से देखता हूँ 20 साल तक इस पर्टिकुलर सेगमेंट के अंदर मुझे कहीं स्लो डाउन नहीं दिखता है, बिकॉज यू आर ट्रांसफॉर्मिंग द वे मैन्युफैक्चरिंग इज बीइंग डन। सो आप सभी लोग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ये कोशिश करें कि, आई वुड नॉट से कोशिश करें, make sure that if you are passionate about robotics then you must see how robot works, चाहे आपकी कॉलेज में, चाहे इंडस्ट्री में, चाहे कहीं पर भी, और आपको आज के टाइम में नहीं तो मनोज सर को हम लोग किसी दिन एक फील्ड विजिट के लिए भी प्लान करेंगे। बिल्कुल कर सकते हैं उसके ऊपर। आई थिंक हमारे इतने अपने कस्टमर्स हैं जो शायद इस लेवल का एक्सेस हमें दे सकते हैं, और एजुकेशन की कंट्रीब्यूशन के लिए पॉसिबल है जी। I'll be welcome by all. थैंक यू सो मच सर, थैंक यू फॉर बीइंग हियर, एंड फिर मिलेंगे बहुत जल्दी। थैंक यू।